तो दोस्तों, मैंने सुना है आप जवान हैं, हालांकि आपके दो उस्ताद आपको बार बार बच्चे कहते हैं और मैं उनको टोकती हूँ। मैं कहती हूँ कि 18 साल के बच्चे नहीं होते, तो उनका बच्चाकरण मत करो, इन्फेंटिलाइज मत करो। आप सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप सब वोट कर सकते हैं, तो मैं आपसे बच्चों वाली गैर जिम्मेदार चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं आपसे इंडिपेंडेंट सिटीजन, आजाद नागरिक वाली बातों की जिम्मेदारी, बातों वाला जोश एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको बच्चा कहकर आपको बेइज्जत बिल्कुल नहीं करने वाली। तो आप लोग अपने प्रौढ़ जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग शायद सोच रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गई हूं, अब मैं क्या करूंगी जिंदगी में। तो जो 17 लोग कोर्स कर रहे हैं, औरतें भी और मर्द भी, मैं आपको लड़की लड़का भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से 14 साल के बाद कोई लड़की लड़का नहीं होता, सब औरत और मर्द होते हैं। तो आपने तय कर लिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, वरना इस कोर्स में टाइम पास करने के लिए तो शायद ना आते। पहली बात तो इस बात की मुबारक है, और खास तौर से खवातीन को, औरतों को मुबारक है कि आपने तय किया है कि आप भी कुछ करेंगी अपने लिए और समाज के लिए। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी, अब आप अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो काम ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हम अपनी जिंदगी में वो काम करें जो काम हमें दिल से पसंद है, तो जिंदगी की चमक जबरदस्त हो जाती। अगर मैं सिर्फ पेट पालने के लिए कोई काम करूं, मगर उस काम से मुझे नफरत है, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो जिंदगी के 8, 9, 10 घंटे मेरे हिसाब से बर्बाद हो गए। और अगर मैं वो काम करूं जो मुझे मजा आता है, जोश आता है, तो मैं नौकरी पर जाने के लिए रोज सुबह बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं और वो काम करूं जो मुझे पसंद है, जो मेरे दिल की बात है। तो यानी अगर मेरा काम मेरी हॉबी बन जाए और मेरी हॉबी के लिए कोई मुझे तनख्वाह देता रहे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इस काम की, अगर आप ये काम करेंगे, इस काम से आपका रिश्ता क्या दिली रिश्ता है कि पेट का रिश्ता है? अगर दिली रिश्ता नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि देखो, कुछ और काम ढूंढ लो जिससे दिली रिश्ता बन सके। सिर्फ पेट के रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खत्म मत करना। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं कहानियां सुनाती आपको उन लोगों की जिन्होंने पेट के रिश्ते के लिए अपनी जिंदगियां तबाह कर ली, लेकिन टाइम नहीं है। तो दोस्तों, मैं किस्मत वाली रही कि मैंने हमेशा वो काम किया जो मुझे दिल से पसंद था। तो फैज अहमद फैज का एक शेर है, उनका शेर तो न जाने क्या है, मगर मैंने जो उसको आज के लिए बनाया वो ये है कि भाई, हम तो काम को इश्क समझते हैं, काम को इश्क समझते हैं और काम में इश्क से काम लेते हैं। यानी जिससे भी काम करते हैं, जिसके साथ भी काम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आपका काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी लाइवलीहुड के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाए, तो आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। और जिनके साथ आप काम करेंगे वो भी आपसे निहायत खुश होंगे। मुझे सीमा ने और सजना ने बोला कि मैं आपको बताऊं कि मैंने मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया, संचार माध्यम का
अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मैं 24 बरस की थी जब मैंने काम शुरू किया, नौकरी शुरू की 1970 में। आज हो गए 2020 हो गई, यानी 50 बरस हो गए जब मैंने काम शुरू किया था। जब काम शुरू किया था तो आपके जैसे काले बाल थे, जवानी थी। जवानी तो अभी भी है, मगर बाल पता नहीं कैसे सफेद हो गए हैं। तो मैंने किस काम को चुना अपने लिए? मैंने चुना काम कि जो लोग आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे धकेले गए हैं, उनके साथ मुझे काम करना है। अब इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिए और मैं इस पर 1 या 2 मिनट बोलूंगी। जो लोग पीछे धकेले गए हैं, अभी सजना ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वंचित लोग। मैं वंचित नहीं कह रही, कुछ लोग कहते हैं पिछड़ी जाति के, पिछड़े वर्ग के। ये वंचित पिछड़े कहने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस्मत ने, भगवान ने उनको वंचित बना दिया, भगवान ने उनको पिछड़ा बना दिया। मैं ये मानती हूं कि भगवान ने उनको पिछड़ा नहीं बनाया, वो अपनी किसी बेवकूफी की वजह से पिछड़े नहीं है, समाज ने उन्हें पीछे धकेला है। जैसे शब्द है दलित। दलित शब्द अब आया, उसके पहले उनको या तो शूद्र कहते थे और या कहते थे हरिजन। लेकिन दलितों ने कहा कि ये शब्द राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सच्ची बात सामने नहीं आती। सच्ची बात है दलित, जिनको धकेला गया है, जिनको दला गया है, कूटा गया है और कूटा जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते। अगर आपकी सोच ये है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि दलने वाले कौन है, कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर उनके साथ ये सुलूक होता है, ये व्यवहार होता है। तो मैंने 50 साल पहले उन लोगों के साथ काम किया जिनको समाज ने पीछे धकेला था किसी भी वजह से। या तो वो औरतें थी तो पीछे धकेली गई, दलित थे, आदिवासी थे, मुसलमान थे, क्योंकि वो अकलियत है, वो माइनॉरिटी है, उनको पीछे धकेला गया। तो मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में उनके साथ काम करूंगी। तो आपको फिर ये बात तो समझ में आ गई कि मैंने काम सिर्फ औरतों के साथ शुरू नहीं किया था। मेरा जिंदगी का काम सिर्फ जेंडर पर कभी नहीं रहा। मैं ये मानती हूं कि जेंडर पर हम अलग से काम नहीं कर सकते। अब जैसे एका भोपाल भी है, मैं ये मानती हूं कि वो सिर्फ जेंडर पर काम नहीं कर रहे। अगर सिर्फ जेंडर पर काम कर रहे होते तो अमीर बस्तियों में भी काम कर सकते थे, केवल हिंदुओं के साथ भी काम कर सकते थे, लेकिन वो गरीब बस्तियों पर काम कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिकली पीछे धकेले हुए लोगों के साथ, आर्थिक रूप से दबाए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं। तो वो भी केवल जेंडर पर काम नहीं कर रहे, और मैंने भी अपनी जिंदगी में केवल जेंडर पर काम नहीं किया। तो दोस्तों, जब मैं ये काम करने लगी तो मुझे काम करना था, और काम करने के लिए मुझे कुछ कहना था, इसलिए मुझे मीडिया की जरूरत पड़ी। तो आपसे फिर मेरा एक सवाल है, आपको मीडिया की क्या जरूरत है? कुछ करना है तो पहले तो मुझे ये जवाब देना होगा। अगर मैं आपके साथ होती भोपाल में तो मैं सामने बैठ के पूछती कि करना क्या चाहते हो, सोच लिया है पक्का कि क्या करना चाहते हो? दूसरा सवाल पूछती कि कहना क्या चाहते हो। भाई, मीडिया की जरूरत तब है जब दिल के अंदर कुछ कहने को हो। वो दिल के अंदर तो कुछ कहने को नहीं है, पर मैं मीडिया सीख रहा हूं
मीडिया सीख रही हूं, यानी भाड़े के टट्टू बनोगे। मीडिया सीख लोगे और जो ज्यादा पैसे देगा उसके लिए जाके बकोगे। तो जैसे आजकल मीडिया चल रहा है, तो मीडिया ट्रेनिंग ले ली है, मेरे पास अपना तो कुछ बोलने को है नहीं, मेरा अपना जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जो पैसा देगा उसके लिए बोल लेंगे। कोई लाएगा 50,000 देगा, बोले दंगे करवा दो, करवा देंगे। कोई आके बोलेगा कि देखो मेरी शराब की दुकान है, मेरी शराब बिकवा दो, हाँ हाँ विज्ञापन बना देंगे, बहुत बढ़िया विज्ञापन बनाती हूं मैं बनवा दूंगी। एक फलानी पार्टी वाला आएगा, उसके लिए कर देना, फिर मौलवी साहब आएंगे, उनके लिए कर देना। तो दोस्तों, जब मीडिया सिर्फ पैसा कमाने का मकसद हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मुझे लगता है कि एका वाले कम्युनिटी मीडिया की बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोग सब अपने दिल से पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, और फिर आप शुरू करें। मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था, मेरे पास मुझे कुछ करना था, उस करने के लिए मुझे कुछ कहना था, उसके लिए मुझे संचार माध्यम चाहिए थे। अब मैं आपको वापस ले जाती हूँ 50 साल पहले, 1970 में। मैं छोटे से एक एनजीओ में काम करती थी। मुझे क्या कहना था? मुझे कहना था कि जो पीछे धकेले गए हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनका शोषण कम होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो उस कम्युनिटी को कुछ कहना था जिनके लिए मैं काम करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो उस कम्युनिटी की नहीं थी। आप तो अंदर से हैं, मैं तो बाहर से थी। मैं पंजाबी हूं, राजस्थान में काम कर रही थी। तो सबसे पहली मेरी बात मुझे अपनी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के साथ करनी थी, उसको समझना था और उनको समझाना था कि मैं वाकई उनके साथ हूं, बाहर की हूं, मगर उनका दर्द समझना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ। वो मेरे गुरु हैं। मैं बाहर से उनका गुरु बन के नहीं गई थी। और मैं हर सोशल वर्कर को कहती हूँ कि प्लीज अगर गुरु बन के जाना है तो किसी स्कूल में चले जाओ, एनजीओ मत बनना। बस्ती वालों के आप गुरु नहीं बन सकते, आपको पहले उनका शागिर्द बनना पड़ेगा और फिर उनका पार्टनर बनना पड़ेगा। आपके पास जो है उनके पास नहीं है, उनके पास जो है आपके पास नहीं है। तो कम्युनिटी का जो काम है, कम्युनिटी का जो मीडिया है, वो एक पार्टनरशिप का मीडिया है, पार्टनर है। तो मुझे कम्युनिटी के साथ बात करनी थी। कम्युनिटी 1970 में जहां मैं काम करती थी, वहां महिलाओं की लिटरेसी, साक्षरता दर 10% भी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और मर्द भी कोई 20 या 30%, आदिवासी, दलित, छोटे किसान साक्षर थे, अधिकतर पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो मैं किताबें लिख के उनसे बात नहीं कर सकती। और 1970 में अभी अभी टेलीविजन शुरू हुआ था, 5-6 साल पहले, केवल दूरदर्शन था। ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कुछ नहीं थे, और ये आपका टिकटॉक तो बिल्कुल ही नहीं था। तो मेरे जैसी 24 साल की औरत को कुछ ऐसा मीडिया बनाना था, सस्ता हो, मेरे हाथ में हो, कि मैं डिसाइड कर सकूं, लिखने पढ़ने पर डिपेंडेंट ना हो, यानी या तो सुनाई देने वाला हो या दिखाई देने वाला हो। क्यों? क्योंकि जिनसे मुझे बात करनी थी वो किताबें नहीं पढ़ सकते थे। तो सबसे पहला मीडियम
संचार माध्यम जिसका मैंने इस्तेमाल किया वो थे गीत। मैंने गाने लिखे, राजस्थानी भाषा में गाने लिखे, लोगों के साथ मिलके उनसे सीखे और उनके साथ मिलके गाए। तो मेरा पहला मीडिया कैसा था? एकदम सस्ता था, कोई पैसा नहीं लगा, सहभागिता वाला था, उनसे सीखा और लिखा, मिलकर करने वाला था। गाना ऐसी चीज है जो मिलके गाना पड़ता है, और वो ऐसा था जिसमें दिल की बात भी आ जाए और दिमाग की बात भी आ जाए। अंग्रेजी में कहूं तो इमोशन और विचार दोनों मिल जाए। इमोशन 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 इमोशन, भावनाएं, जज्बात। जहां जज्बात और ख्यालात मिलते हैं वहां ताकत आती है, सिर्फ दिमागी बात से ताकत नहीं आती। तो दोस्तों गाने लिखे, और जब बहुत से गाने हो गए 5-10 साल बाद, तो उनके कैसेट बनाए और कैसेट्स लोगों तक पहुंचाए। जब कैसेट वाली टेक्नोलॉजी बदल गई तो उन कैसेट्स को सीडी पर डाला। तो देखिए, हम जो करते हैं वो सिर्फ हम पर निर्भर नहीं होता, कौन सी टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर होता है। आज तो आप टिकटॉक की बात करेंगे, स्मार्टफोन की बात करें, मगर मेरे जमाने में तो वो सब नहीं था। उसके बाद जो मैंने इस्तेमाल किया वो था नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक जबरदस्त संचार का माध्यम है जो 5 मिनट में लोगों को इकट्ठा करके बातचीत कर सकता है, संवाद कर सकता है, गाने गा सकता है, नाच के अपनी बात कह सकता है। तो नुक्कड़ नाटक भी गानों के जैसे ऑडियो विजुअल है, दिखता भी है, सुनाई भी देता है, मिलकर होता है, ओपन में हो सकता है, सस्ता हो सकता है। तो हमने पहले तो खुद ही शुरू कर दिया नाटक करना। फिर हमें पता लगा कि भाई थोड़ा सीखना चाहिए किसी से, क्योंकि हमें तो नाटक वाटक बनाना आता नहीं था, हम तो ऐसे ही कूद गए। तो फिर नाटक वालों को पकड़ा जो हमारे जैसी सोच रखते थे, तो उन्होंने हमें बेहतर नुक्कड़ नाटक करने सिखाए। कविताएं लिखी तो क्या क्या हो गया, गाने हो गए, कविता हो गई, नुक्कड़ नाटक हो गए, तो 3 कम्युनिटी मीडिया हो गए। उसके बाद मैंने पोस्टर बनाने शुरू किए। पैसा नहीं था कि प्रेस में जाके पोस्टर छपवाते। तो एक दोस्त थी हमारी बहुत मशहूर, वो स्क्रीन प्रिंटिंग से पोस्टर बनाती थी। उस जमाने में इमरजेंसी लगाई थी सरकार ने, इमरजेंसी के खिलाफ वो काम करते थे और उनको पोस्टर बनाने थे। तो हाथ से आप एक दिन में 50, 60, 70 पोस्टर बना सकते थे स्क्रीन प्रिंटिंग से। हम लोगों ने स्क्रीन प्रिंटिंग सीखी और पोस्टर बनाने चालू किए। उसके लिए थोड़ी बहुत ड्राइंग आनी चाहिए थी और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो पोस्टर हमारा नेक्स्ट मीडियम था। और सस्ता मीडियम, विजुअल मीडियम था बैनर। ये विजुअल मीडियम है, बोलते नहीं है, बैनर। तो शुरू में तो वही बैनर जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, सफेद कपड़े पर काले से लिख दो। अगर कम्युनिस्ट हो तो लाल कपड़े पर काले से लिख दो, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमने भी पहले यही घटिया वाले, बिल्कुल सुंदर नहीं, भद्दे बैनर बनाए। उसके बाद धीरे धीरे मुझे एक मेरी दोस्त मिली, उनका नाम था बिंदिया थापड़। उनको मैंने कहा, यार बिंदिया तुम तो डिजाइनर हो, कुछ बढ़िया डिजाइनर बैनर बनाते हैं लोग, डिजाइनर पतलूने पहन रहे हैं, तो अपन डिजाइनर बैनर बनाए। तो बिंदिया ने मेरे साथ मिलके, मैं नारा बनाती थी, बिंदिया डिजाइनर बैनर बनाती थी। तो रंगीन कपड़ों पर रंगीन लिखावट से हमने डिजाइनर बैनर बनाना शुरू किया। फिर दोस्तों किताबें भी लिखी, जैसे जैसे तब कुछ कहने को बढ़ता गया।
मगर मेरी सारी किताबें छोटी किताबें हैं, ऐसी किताबें हैं जिसको 8वीं 7वीं पास लोग पढ़ सकते हैं, सिंपल है। और सिंपल होने का एक और कारण ये भी है कि मैं भी खुद भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने एमए किया है, मगर वो रटने वाला एमए किया है। मेरी अंग्रेजी कोई खास अच्छी नहीं थी, वो धीरे धीरे इस्तेमाल करके मैं गांवों में पढ़ी, सरकारी स्कूलों में पढ़ी, तो मुझे तो इतना ही आता है, और जितना आता है मैं उसको आसानी से सफाई से कह देती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझ सकती थी, ज्यादातर एक्टिविस्ट वो भी नहीं समझ सकते। तो मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे कम समझ लोग कौन सी भाषा समझेंगे, तो मैं उसी तरह सिंपल भाषा में ही बोलती। मैंने, जैसा आपने देखा दीदी के बनाए वीडियो में, मैंने बच्चों की किताबें भी लिखी, फिर बच्चों की किताबों को गाया लोगों ने, उनके कैसेट्स बने, उनके वीडियो बने। तो दोस्तों एक से एक चीज निकलती गई। तो ये चीजें जो निकली ये थी उन लोगों से बात करने के लिए जिनके लिए मैं काम करना चाहती थी, पीछे धकेले हुए लोग, औरतें भी, दलित भी, माइनॉरिटीज भी, आदिवासी भी, उनके लिए। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि सिर्फ उनसे बात करने से काफी नहीं है, आम जनता से भी बात करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास से भी बात करनी पड़ेगी। जो लोग राजनीति में बैठे हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। जो लोग यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं उन तक भी अपने विचार पहुंचाने पड़ेंगे। सरकारी अफसरों तक अपने विचार, अपनी मांगे पहुंचानी पड़ेगी। उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल भी मैंने खूब किया। मैंने 70 में काम किया शुरू, और 73-74 में दोस्तों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। मैं हिंदी में लिखती थी, मेरे जीवन साथी थे जिनको मैं पति नहीं कहती, पति का मतलब गलत है, पति का मतलब मालिक होता है, खामिन का मतलब मालिक होता है, तो मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं पति शब्द का इस्तेमाल, जीवन साथी, पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे साथी अमीर थे, तो वो भाई मेरी हिंदी को अंग्रेजी में कर देते थे, तो हम दोनों मिलके हिंदी अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे, और छपने लगे आर्टिकल हिंदी में अंग्रेजी में। फिर मैं दूसरी नौकरी में चली गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने नौकरी की। काम वही था, काम था पीछे धकेले लोगों के साथ, लेकिन अब संस्था बदल गई। तो मैं दिल्ली में आ गई और दूरदर्शन पर मैंने किसानों के बारे में बात करनी शुरू की, महिला किसानों के बारे में बात करनी शुरू की। अब तजुर्बा भी हो गया था 10-12 साल का। अब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे नहीं भागती थी। मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे पास आता था कि कमला आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी बाइट लेना चाहते हैं। बाइट, मैं सोचती थी कटवाना चाहते हैं मेरे से, आपकी बाइट लेना चाहते हैं। और दूरदर्शन वाले कहते थे कि आप प्लीज हमारे यहाँ आ जाइए। तो अब ये दो तरफा होने लगा। अब वो मुझे कहने लगे कि प्लीज आप अपनी बात हमें बताइए। इसी तरह हमने फिल्में बनाई अपने काम के बारे में। तो हमने 1 घंटे की फिल्म बनाई, एक कनेडियन कंपनी ने आके बनाई थी, और ये मालूम कब बनाई थी? 1984 में, 36 साल पहले। 1 घंटे की फिल्म थी जो बहुत से देशों की यूनिवर्सिटियों में दिखाई जाती थी कि देखिए हिंदुस्तान में महिला आंदोलन कैसे चल रहा है। उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियो फिल्में बनाई। फिर सत्यमेव जयते में मुझे 2 बार बुलाया गया अपनी बात करने का। एक बात थी घरेलू हिंसा पर, दूसरी बात थी कि मर्दों पर पितृसत्ता का कितना
बुरा असर होता है उस पर बात करने का। तो दोस्तों ये मैं करती रही। आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि मैंने लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस माध्यम का इस्तेमाल किया है वो है फेस टू फेस। मेरा मेन काम पिछले 45 साल से है वर्कशॉप्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स। अब तक मैंने सैकड़ों से ज्यादा 1000-2000 वर्कशॉप्स, कोर्सेज किए होंगे। कुछ वर्कशॉप्स 1 महीने लंबी होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स 15 दिन की होती है, जिसमें एका के दोस्त आए थे। तो मेरा मेन काम वो रहा है जो आजकल एका भोपाल वाले आपके साथ कर रहे हैं, 5 हफ्ते वाली वर्कशॉप। आज भी संगत का असल काम है फेस टू फेस लोगों के साथ बैठकर जिंदगी के तजुर्बात बांटकर, हंसकर, रोकर, गले मिलकर। और दोस्तों 2 बातें और हैं। आपका काम तब कामयाब होगा जब आप किसी आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, तब आपके पास कुछ कहने को होगा। और दूसरी बात मैं दोहराना चाहती हूं कि अगर आपके काम को आप मोहब्बत से जोड़ दें, आप हमेशा प्यार फैलाने की कोशिश करें, तब बात आगे बढ़ेगी। आजकल मीडिया का काम नफरत फैलाना हो गया है, तो नफरत से दूर रहकर, और हमारा जो काम है संगत में, हमारा मेन काम है लोगों में प्यार फैलाना, लोगों के अंदर दोस्तियां करना। तो मैं आपके पास भी दोस्ती करने आई हूं, आपके साथ पार्टनरशिप करने आई हूं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना। और अब मैं बात अपनी बंद करती हूं और सजना को सौंपती हूं।